देश का तो पता नहीं, लेकिन भारत में हवाई यात्रा करने वाले लोग अपने सबसे बुरे दिन देख रहे हैं। लाखों लोग, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, बीमार, देश के कुछ सबसे बड़े एयरपोर्ट्स के बाहर लंबी लाइन लगाकर खड़े हुए हैं या एयरपोर्ट परिसर में ही रात गुजार रहे हैं अपनी फ्लाइट के इंतजार में। इनमें से हजारों लोगों के फ्लाइट्स 18-20 घंटे डिलेड हैं या फिर एक लंबे इंतजार के बाद उन्हें बोल दिया जाता है आपका फ्लाइट ही कैंसिल कर दिया गया है। कोई अपनी शादी में नहीं पहुंच पा रहा है, किसी के एग्जाम्स मिस हो गए, किसी की कनेक्टिंग फ्लाइट छूट गई, किसी का बिजनेस अपॉइंटमेंट मिस हो गया, कई परिवारजन वेकेशंस पर ना जा पाए, अपने रिश्तेदारों से नहीं मिल पाए। बीते कुछ दिनों में एयरपोर्ट्स पर केओस और कंफ्यूजन इतना ज्यादा अब हो चुका है कि ये एयरपोर्ट्स कम आईएसबीटी बस अड्डा ज्यादा लगने लगा है। कोई जमीन पर पड़ा हुआ है, कोई स्टाफ के साथ झपट कर लड़ रहा है, कोई धरना दे रहा है तो कोई नारेबाजी कर रहा है। वहीं कई सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी लोग अपना दुखड़ा सुना रहे हैं। दिसंबर के पहले कुछ दिनों में ही 2000 से ज्यादा इंडिगो फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। जो दूसरे एयरलाइंस के फ्लाइट्स चल भी रहे हैं उनमें सीट्स के दाम 10 से 20 गुना तक बढ़ चुके हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि दिल्ली से रांची या गुवाहाटी जाना या दिल्ली से अमृतसर जाना लंदन जाने से भी ज्यादा महंगा पड़ रहा है। सरकार अब आनंद फानंद में आकर दूसरे एयरलाइंस को चेतावनी दे रही है, रिक्वेस्ट कर रही है कि भाई ऐसा मत करो, दिन दहाड़े इस तरीके से डकैती मत डालो। सरकार ने फिलहाल प्राइस कैपिंग का भी फरमान जारी कर दिया है इस क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन इस क्राइसिस के पीछे ना तो पाकिस्तान का हाथ है, ना तो चाइना का, ना ही खालिस्तानियों का, ना ही अर्बन नक्सल्स का, ना ही ये किसी टेरर या साइबर अटैक का नतीजा है और ना ही इसके पीछे कोई बाढ़ या साइक्लोन जैसी आपदा है। इस बार गलती सिर्फ और सिर्फ एक एयरलाइन की है और उसके साथ साथ भारत सरकार की है। इस बार सरकार के पास कोई स्केपगोट नहीं है जैसे नेहरू, जिसके पीछे वो छुपकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ सके। अब आप पूछोगे कि इसमें सरकार को घसीटने की क्या जरूरत है? सबको पता है इंडिगो एयरलाइंस की गलती है? इसमें सरकार का क्या दोष हो सकता है? अब कोई कंपनी अगर अपना स्टाफ मैनेजमेंट ठीक से ना कर पाए तो इसमें मोदी जी की क्या गलती है? वो थोड़े ही ना आ जाएंगे पायलट बनकर जहाज उड़ाने के लिए। अब बात तो सही है, मोदी जी खुद थोड़े ही ना आएंगे फ्लाइट उड़ाने के लिए, लेकिन भारत में जो लोग फ्लाइट उड़ा रहे हैं, जो हमारे एविएशन सेक्टर का आधा से ज्यादा हिस्सा कंट्रोल कर रहे हैं, जो लोग मोनोपोली बना रहे हैं, जो इतना पावरफुल बन चुके हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर सरकार को भी झुकने के लिए मजबूर कर देते हैं, इतना पावर दिया किसने? अब आप सोचो, अगर इतना पावर जितना इंडिगो के पास है, अगर इतना पावर, इतना अहंकार एक विपक्षी पार्टी, एक विपक्षी लीडर के पास होता तो वो 24 घंटे के अंदर जेल में होता। लेकिन यहां देखिए, मोनोपोली पर मोनोपोली बन जा रही है। सरकार ने एयरलाइन समेत कई सेक्टर्स में यह कांड को अलाउ किया है। इंडिगो की कहानी अकेली नहीं है, वो हमारे देश की न्यू इंडिया की कहानी बन रही है, जहां पैसा और प्रॉफिट बोलता है, सिटीजंस और सेफ्टी कंसर्न्स नहीं। अब अगर एक कंपनी एविएशन जैसे एसेंशियल सेक्टर का 60 to 65% हिस्सा कंट्रोल करेगा तो वो अपनी मनमर्जी करेगा। ऑब्वियस ही बात है, इंडिगो ने भी किया। सोचो, आप जरा सोचो, भारत के किसानों को सरकार को अपनी बात बनवाने के लिए अपने ऊपर काले कानून जो थोपे गए थे उसको वापस लेने के लिए 1 साल से ज्यादा लग गया। 800 से ज्यादा जाने गई, लाठी डंडे खाने पड़े, कड़कती दिल्ली की सर्दी पर बॉर्डर पर धरना देना पड़ा, दिल्ली के आंसू गैस, रबर बुलेट, क्या क्या ना झेलना पड़ा। और वहीं दूसरी तरफ एक एयरलाइन कंपनी इंडिगो को 2 दिन से भी कम लगे, सिर्फ एक मेजर फ्लाइट डिसरप्शन लगा, सरकार ने उनकी बात मान ली। अब ये डिसरप्शन जेन्युइन था, जानबूझ के करवाया गया था, इस पर भी डिबेट है, उस पर भी अभी आप आते हैं। लेकिन आज यहां हाल यह है कि इंडिया के जो बाकी एसेंशियल सेक्टर्स को भी आप अगर खंगालोगे तो वहां आपको मिलेगा कि सरकार ने बस 2-3 ऐसे अपने खास पूंजीपति बैठा कर रखे हैं जिन्होंने पूरे सेक्टर पर कब्जा बनाकर रखा है। टेलीकॉम उठा लो, पोर्ट्स उठा लो, सीमेंट देख लो, की सेक्टर्स में एविएशन की तरह या तो मोनोपोली या तो मैक्सिमम डुओपोली आपको मिलेगा। 2 मेजर प्लेयर मिलेंगे। अब ये बड़े प्लेयर्स आसानी से पॉलिसी डिसीजंस इंफ्लुएंस कर सकते हैं और इसका खामियाजा आपको और मुझे भुगतना पड़ेगा, क्योंकि
अब हमारे पास चॉइस ना के बराबर हो गया है। और अगर कल दाम बढ़ते हैं, अगर सर्विसेज घटती हैं, तो आपके पास कोई विकल्प नहीं है, चीख लो, जितना चिल्लाना है चिल्ला लो। देशभक्त के आज के एपिसोड में इस पूरे मोनोपोली के खेल को समझने की कोशिश करेंगे, नॉट ओनली इंडिगो कि हमारे देश में क्या चल रहा है, कैसे ये आपको कुचलने की तैयारी चल रही है, लेकिन उससे पहले एक नजर पहले देख लेते हैं, जब हमारी आंखें खुली हैं, इस क्राइसिस को समझते हैं, इंडिगो की क्रोनोलॉजी को भी समझते हैं। आज के फ्लाइट डिसरप्शन की कहानी दरअसल 2024 के जनवरी में शुरू होती है। जनवरी 2024 में भारत सरकार ने फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस यानी FDTL रूल्स को रिवाइज किया। अब ये FDTL वर्ड याद रखिएगा। ये FDTL रूल्स डिसाइड करता है कि पायलट्स कितनी देर तक ड्यूटी कर सकते हैं, कितने घंटे वो विमान उड़ा सकते हैं, एक हफ्ते में एक पायलट कितनी नाइट लैंडिंग्स कर सकता है और उसको मिनिमम कितना रेस्ट देना चाहिए। अब भारत सरकार की डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन या DGCA ने जनवरी 2024 में एयर ट्रैवल को सेफ और सिक्योर बनाने के लिए नए रूल्स रिवाइज किए। अब ये ग्लोबल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मद्देनजर रखते हुए नए लिमिट्स को रिवाइज किए गए। भारत में पायलट्स ओवरवर्क्ड है, इस पर तो कोई डिबेट कोई करता भी नहीं है, तो ये रूल्स की दरकार थी। इन नए रूल्स के तहत एयरलाइन कंपनीज को बोला गया कि वो नंबर 1 पायलट्स को हर हफ्ते कम से कम 48 आवर्स का कंसेक्यूटिव रेस्ट प्रोवाइड करेंगे, यानी 2 दिन ऑफ आपको देना पड़ेगा एक हफ्ते में। नंबर 2 नाइट टाइम का डेफिनेशन 12 से 5 बजे सुबह से बढ़ाकर 12 से 6 बजे सुबह तक कर दिया। इसका मतलब है कि अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट्स भी पायलट्स अब कम ले सकते थे कंसेक्यूटिवली। नंबर 3 एक हफ्ते में परमिसिबल नाइट लैंडिंग्स का लिमिट 6 से घटाकर 2 कर दिया। यह नहीं है कि हर रात पायलट लेट नाइट लैंडिंग कर रहा हो। नंबर 4 किसी भी पायलट को 2 से ज्यादा कंसेक्यूटिव नाइट ड्यूटीज देने पर रोक लगा दी गई। और नंबर 5 एयरलाइन कंपनीज को रोस्टर चेंजेस, क्वार्टरली जो फिटीग के नंबर्स हैं, अब वो भारत सरकार को कंपल्सरली उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा, जो कि वो पहले नहीं करते थे। अब जैसा कि आपको समझ में आ गया हो, ये नए नियम पायलट्स को प्रॉपर रेस्ट देने के इंटेंशन से लाए गए थे। पायलट फटीग या थकान के वजह से कहीं गलती से कोई दुर्घटना ना हो जाए, इस बात को इंश्योर करने की कोशिश की गई। इससे ओवरऑल एयर ट्रैवल इंडिया में ज्यादा सेफ होने वाला था, इस बात पर भी कोई डिबेट नहीं है। लेकिन एविएशन इंडस्ट्री को यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने नए हायरिंग्स और रोस्टर अपडेशंस को मद्देनजर रखते हुए कहा कि इसमें टाइम लगेगा, सरकार से थोड़ा और समय मांगा। मामला दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंचा, जहां से आदेश आया कि 2 फेजेस में यह काम कर लो, लेकिन इंप्लीमेंट तो आपको यह करना पड़ेगा। तो पहला फेज इस साल 1 जुलाई 2025 से लागू हो गया था, जिसमें क्रू के लिए वीकली रेस्ट बढ़ा दिया गया। यह फेज सभी कंपनीज ने, एयरलाइन कंपनीज ने ऑलमोस्ट बिना किसी डिसरप्शन के निकाल भी लिया। लेकिन जो सेकेंड फेज था, नाइट टाइम फ्लाइट और क्रू यूटिलाइजेशन को डायरेक्टली इंपैक्ट करता था, वहां डिसरप्शन के चांसेस ज्यादा थे। यह बात पहले से मालूम थी। इसीलिए ये जो एयरलाइंस को नवंबर 1 का डिलेड डेडलाइन दिया गया था। सोचो, जनवरी 2024 को नियम आए थे और नवंबर 1 2025 में यह लागू होने वाला था। अब ये इंडिगो इकलौता ऐसा एयरलाइन क्यों है जो इसे बहुत बुरी तरीके से फेल कर गया इस टेस्ट को? इसके 2 वर्जन हैं। पहला वर्जन है प्रो इंडिगो वर्जन। यह कहा जा रहा है कि इंडिगो तो 2300 फ्लाइट्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क ऑपरेट करता है। अब इसीलिए बाकी कैरियर्स के कंपैरिजन में उसे ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा इस नए FDTL के वजह से। उनके कंपैरिजन में अगर आप एयर इंडिया को ले लो, जो इंडिगो का के बाद दूसरे पायदान पर आता है मार्केट शेयर में हमारे देश में, उसके पास सिर्फ 1000 के आसपास फ्लाइट्स हैं। उसके ऊपर इंडिगो लो कॉस्ट एयरलाइन है। एयरक्राफ्ट और क्रू यूटिलाइजेशन लेवल्स भी एयर इंडिया के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। इंडिगो के पास हाई वॉल्यूम नाइट टाइम फ्लाइट्स भी सबसे ज्यादा है। इसके अलावा इंडिगो के जो नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट हैं, जैसे एयरबस A320, वो एक ही दिन में मल्टीपल फ्लाइट्स ऑपरेट करते हैं। मतलब फ्लाइट दिल्ली से गुवाहाटी उड़ान भरती है, फिर वो गुवाहाटी से कोलकाता जाती है, फिर कोलकाता से वापस दिल्ली आती है। इससे होता यह है कि अगर किसी भी वजह से इंडिगो की एक फ्लाइट डिले या कैंसिल हो जाती है, तो एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है, बाकी फ्लाइट्स भी इंपैक्ट करती हैं।
अब नए रूल्स आने के बाद किसी वजह से अगर एक क्रू की ड्यूटी आवर क्रॉस हो जाती है तो एयरलाइन को उसी फ्लाइट के लिए एक नए लोकेशन पर एक नया क्रू ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। अब यह बहुत महंगा और यह लॉजिस्टिकली भी बहुत डिफिकल्ट है। इंडिगो का कहना है कि बीते एक महीने में वो सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हुए भी मिनिमम कैंसिलेशंस इंश्योर करके ऑपरेट कर पा रहा था। लेकिन फाइनली दिसंबर का महीना आता है और उसी के पहले महीने में टेक्निकल ग्लिचेस, फॉगी वेदर, एक्स्ट्रा डिमांड, क्रू शॉर्टेज, ये सारे प्रॉब्लम्स एक साथ आते हैं और कैंसिलेशन चेन का रिएक्शन शुरू हो जाता है। नतीजा यह होता है कि जो कंपनी अक्टूबर के महीने तक 80% से भी ऊपर ऑन टाइम फ्लाइट्स ऑपरेट कर रहा था वो अगले ही महीने 67% तक आ जाता है। इंडिगो ने इसके लिए क्रू शॉर्टेज और नए रूल्स को ब्लेम किया। फिर इसी हफ्ते मंडे को ये रेट ऑफ ऑन टाइम परफॉर्मेंस 50% तक आ जाता है, फिर 35%, फिर 20%, फाइनली 5 दिसंबर को 8% इंडिगो के फ्लाइट्स टाइम पर रवाना हो पाते हैं। अब इंडिगो का कहना है कि उसे अपना पूरा सिस्टम रीबूट करना पड़ेगा और उसमें फुल नॉर्मलसी में 5 से 10 दिन लग सकते हैं। इसीलिए तब तक कैंसिलेशंस का सिलसिला चल सकता है। याद रखिए ये तब जब सरकार इंडिगो के सामने सरेंडर कर चुका है। अब ये तो हो गया ऑफिशियल वर्जन। अब आते हैं दूसरा वर्जन जिसपे ज्यादा लोग यकीन कर रहे हैं, जिसमें ज्यादा लॉजिक भी है। अब पायलट एसोसिएशन का कहना है कि इंडिगो ने ये एफडीटीएल रूल्स लागू करना ही नहीं था। उनका कहना है कि इंडिगो का पूरा मॉडल ही मिनिमम स्टाफ मैक्सिमम काम के बेसिस पर उनका धंधा चलता है। इसीलिए जब ये नए रूल्स कई महीनों पहले ही नोटिफाई कर दिए गए थे, उसके बाद भी इंडिगो ने नए स्टाफ, नए पायलट्स की हायरिंग बढ़ाने के जगह उस पर फ्रीज लगा दिया। अब एक तरफ फेस्टिवल्स और शादी, विंटर सेशन का ट्रैवल शुरू हो गया है, पैसेंजर्स का फ्लो बढ़ गया है। दूसरी तरफ इंडिगो के पास ये सब नए रूल्स के हिसाब से मैनेज करने के लिए लोग नहीं थे। एग्जिस्टिंग स्टाफ भी कंपनी के हरकतों से परेशान आ चुका था। रिपोर्ट्स की माने तो इस हफ्ते की क्राइसिस एक्चुअली मुंबई और नासिक एयरपोर्ट से शुरू होती है। वहां इंडिगो के स्टाफ स्ट्राइक पर चले जाते हैं। कुछ जगहों पर मास कैजुअल लीव के वजह से शॉर्टेज आ जाती है। इसकी वजह से नए रूल्स के अंदर ऑपरेट करना अब इंडिगो के लिए वर्चुअली नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि उनके पास कोई बैकअप नहीं है। पहले कुछ फ्लाइट डिलेज होते हैं, कैंसिलेशंस होती है और उसके बाद वही चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है जिसके बारे में हमने आपको अभी बताया। पायलट एसोसिएशन का कहना है कि इंडिगो ने जानबूझकर इस क्राइसिस को बड़ा होने दिया ताकि सरकार को नए रूल्स जो अपने हैं उसे वापस लेने पर मजबूर कर सके और इंडिगो को नए पायलट्स, नए क्रू का खर्चा उठाना ही ना पड़े, नुकसान झेलना ही ना पड़े। आखिर इंडिगो इतना बड़ा प्लेयर है, उसके एक इशारे पर देश भर के एयरपोर्ट्स पे इस तरीके की हाहाकार मच सकती है, पूरा एयर ट्रैवल इंडस्ट्री डिसरप्ट हो सकता है। सरकार भी इसके आगे कुछ नहीं कर पाई और उसको झुकना पड़ा। अब क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए डीजीसीए ने फर्स्ट एक वन टाइम एक्सेप्शन देते हुए सारी एयरलाइंस के लिए ये जो नए रूल्स हैं अब उसे अगले फरवरी तक डिफर कर दिया है। हां, इंडिगो की हरकतों की जांच करने के लिए भारत सरकार ने एक इन्वेस्टिगेशन जरूर लॉन्च किया है। अब कल को सरकार इंडिगो को क्रिमिनल नेग्लिजेंस, क्रिमिनल कंस्पिरेसी के लिए दोषी पाएगी या नहीं उसका तो हमें पता नहीं, लेकिन सरकार इतने बड़े प्लेयर के अगेंस्ट कर भी क्या सकती है, और अगर सच में कोई कर भी सकती थी तो अभी तक कुछ कर ही चुकी होती। क्या सरकार को यह बात मालूम नहीं था कि इंडिगो हायरिंग्स नहीं कर रहा है, कि यह क्राइसिस बनने वाला है? और अगर मालूम था तो इतने महीनों से एक्शन क्यों नहीं लिया? और आज जब इतनी बड़ी क्राइसिस सामने आ चुकी है तो भारत सरकार चुपचाप से ब्लैकमेल होने के लिए तैयार भी हो गई है। इंडिगो कोई अमेरिका जैसा देश तो है नहीं, ना अंबानी अदानी जैसे पावरफुल ग्रुप का हिस्सा है, तो फिर आखिर इसे भारत के इतिहास में सो कॉल्ड सबसे मजबूत सरकार उसे अपने इशारों पर इंडिगो कैसे नचवा रहा है? इस बात का तो जवाब देना होगा। इंडिगो के पास इतनी ताकत और इतनी हिम्मत आ कैसे गई? यह समझने के लिए एक बार इंडिगो की ग्रोथ स्टोरी को भी जानना जरूरी है कि कैसे हमारे देश में इतनी बड़ी मोनोपोली बन गई जो सरकार को भी नचा सके।
अब इस हफ्ते के इंसिडेंट्स को अगर हम जल्दी से हटा दें तो इंडिगो दरअसल इंडिया की एविएशन स्टोरी में सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी है। एक ऐसी एयरलाइन जिसने भारत में एयर ट्रैवल को रीडिफाइन किया है, इस पर डिबेट नहीं है। इंडिगो ने एविएशन को सिर्फ अफोर्डेबल ही नहीं बनाया बल्कि उसे मेट्रो से बाहर निकालकर आम छोटे शहरों तक भी वो ले गया है। बात है साल 2005 की, जब भारत में एयर इंडिया, जेट एयरवेज, एयर सहारा, किंगफिशर, एयर डेक्कन जैसी कई कंपनीज ऑपरेट कर रही थी। ढेरों ऑप्शंस थे कस्टमर के पास। इनमें से ज्यादातर एयरलाइंस फुल सर्विस या लग्जरी ट्रैवल पर फोकस करती थी। ऐसे में इंटरग्लोब एंटरप्राइजेस के राहुल भाटिया और एविएशन वेटरन राकेश गंगवाल ने एक साथ एक बड़ा सपना देखा, एक नो नॉनसेंस कैरियर जो लग्जरी पर नहीं बल्कि स्केल, डिसिप्लिन और एफिशिएंसी पर फोकस करेगा। और यहीं से जन्म होता है इंडिगो का। इंडिगो ने पहली फ्लाइट ऑपरेट करने से पहले ही 100 एयरबस A320 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर प्लेस कर दिया था। इसके एक साल बाद 2006 में पहला इंडिगो फ्लाइट दिल्ली मुंबई रूट पर उड़ान भरता है। अप्रैल 2007 आते आते ये नई एयरलाइन एक 1 मिलियन पैसेंजर्स कैरी कर चुका था। 2010 तक इंडिगो ने एयर इंडिया को पीछे छोड़कर इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट एयरलाइन बन गया 17.3% मार्केट शेयर के साथ। 2014 के बाद जब मोदी सरकार ने उड़ान स्कीम के तहत नए एयरपोर्ट्स और रूट्स ओपन करने की कोशिश की तो उसका इंडिगो ने खुलकर साथ दिया और खूब सारा माल भी बटोरा। देखते ही देखते इंडिगो का मार्केट शेयर बढ़ता ही चला गया। 17 से 25, 25 से 40 और फाइनली 60-65% के आसपास आज का मार्केट शेयर है। यह सब कुछ इसलिए हो पा रहा था क्योंकि इंडिगो ने शुरुआत से ही ग्लोबल लो कॉस्ट कैरियर्स के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया था। ऑब्सेसिव कंट्रोल ओवर पंक्चुअलिटी एंड कॉस्ट कंट्रोल। हर जगह, हर कोने पर आप कॉस्ट कंट्रोल करो। इसके बीच इंडियन एविएशन के बाकी प्लेयर्स धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। किंगफिशर और सहारा पहले ही जा चुके थे। मोदी सरकार में पावर के आने के बाद धीरे धीरे जेट एयरवेज, गो एयर के जैसे कैरियर्स भी निपट लिए। बचे खुचे एयर एशिया टाइप प्लेयर्स को टाटा ने अब्सॉर्ब कर लिया। अब हालात ये हैं कि इंडियन एविएशन स्पेस में सिर्फ इंडिगो और टाटा ओन्ड एयर इंडिया ही सिग्निफिकेंट प्लेयर्स के तौर पर बचे रह गए हैं। स्पाइसजेट भी है जैसे तैसे अपना काम चला रही है, लेकिन उसकी हालत भी ठीक वैसे ही हो गई है जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री में अगर आप वोडाफोन का एग्जांपल ले ले, किसी तरीके से अपना गुजारा कर रही है। दरअसल बीते 11 सालों में जिस दिशा में भारत की राजनीति जा रही है, भारत का जो बिजनेस कल्चर है वो भी कुछ उसी दिशा को फॉलो कर रहा है, उसी डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है। जैसे पॉलिटिक्स में वन पार्टी, वन अलायंस, वन लीडर का कॉन्सेप्ट आजकल पॉपुलर हो चुका है, लोकप्रिय हो चुका है, वैसे ही भारत के बिजनेस सेक्टर में भी आपको मिलेगा वन सेक्टर, वन प्लेयर, वन लीडर का कॉन्सेप्ट, या कम से कम जो पैसा कमा रहा हो वो एक ही कंपनी मिलेगा। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो टेलीकॉम सेक्टर देख लीजिए। याद करिए जियो आने से पहले आपके पास कितने कंपनीज का ऑप्शन हुआ करता था। एयरसेल, यूनिनॉर, डोकोमो, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, न जाने कितने कितने कंपनीज थे, रीजनल और भी थे। डेटा रेवोल्यूशन के नाम पर उसके बाद जियो आता है। पहले तो कुछ साल फ्री में भर भर कर, दबा दबा कर फ्री डेटा दिया जाता है। उसके बाद जब सारे छोटे प्लेयर्स खत्म हो जाते हैं एक एक कर तो बचे खुचे 2-3 प्लेयर्स में एक कार्टेल बन जाता है। अब ना चाहते हुए भी आपको अपना नंबर, अपना सर्विस एक्टिवेट रखने के लिए महीने के 300 रुपए देने पड़ते हैं रिचार्ज करवाने के लिए। एक कंपनी दाम अब बढ़ाता है तो पूरा मार्केट में दाम बढ़ने लगता है और कंज्यूमर के पास अब और कोई ऑप्शन नहीं। फ्री के दिन तो भूल जाओ। ऐसी ही एक मोनोपोली भारत के सीमेंट इंडस्ट्री में भी बनती दिख रही है, जहां अदानी ग्रुप अब तक 2 बड़ी कंपनीज को एक्वायर कर चुका है, एसीसी और अंबुजा सीमेंट्स। जिसके बाद भारत के सीमेंट इंडस्ट्री में भी 4 से 5 बड़े प्लेयर्स हैं जो 50% से ज्यादा मार्केट को कंट्रोल करते हैं। अल्ट्राटेक अभी भी मार्केट लीडर बना हुआ है, लेकिन अदानी ग्रुप अंदर ही अंदर छोटे छोटे प्लेयर्स को मर्ज करते जा रहा है और ग्रो कर रहा है। वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब एविएशन और टेलीकॉम सेक्टर के तरह आपके पास सीमेंट खरीदने के लिए भी ज्यादा ऑप्शंस नहीं होंगे और ये 2-4 बड़े प्लेयर्स पूरे मार्केट पर कुंडली मारकर बैठ जाएंगे। फिर सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी, कस्टमर्स भी कुछ नहीं कर पाएगी, इन्हीं पूंजीपतियों के इशारे पर सबको नाचना पड़ेगा।
बाय द वे, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को आप देख लीजिए, वहां भी आपको दिखेगा कि ये सब अदानी ग्रुप को सौंप दिया गया है। अभी तक तो बड़े डील्स, इन जो बड़े डील्स हमने देखे हैं, इसका आम लोगों पर डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं पड़ा है। लेकिन इसी हफ्ते खबर आई है कि देश के दो सबसे बड़े एयरपोर्ट्स का यूजर फी 10 से 20-22 गुना तक बढ़ा दिया जाएगा। यूजर डेवलपमेंट फी अभी दिल्ली में, मैंने आपके टिकट का 100 रुपए बनता है, उसकी जगह 1000 रुपए हो सकता है। मुंबई का 175 रुपी एयरपोर्ट फी 3000 रुपए तक बढ़ा दिया जा सकता है। और यह जो प्राइस राइज है, यह आपके एयरलाइन टिकट के अंदर इंक्लूडेड होगा। भारत में मोनोपोलीज का बढ़ना, कुछ बड़े प्लेयर्स का पूरे मार्केट पर कब्जा जमा लेना, छोटे प्लेयर्स को कंपटीशन से बाहर कर देना, एक सिस्टमैटिक फॉर्मूला अब बन रहा है। एक के बाद एक इंडस्ट्रीज ने, आपने देखा होगा, छोटे प्लेयर्स वहां गायब हो रहे हैं। उठा लीजिए कोई भी इंडस्ट्री में, आपको चैलेंज करता हूं। जैसे इससे जानते हैं नुकसान किसका होगा? ये नुकसान आपका और हमारा ही होगा, क्योंकि बार्गेनिंग पावर जो हमारी है कि नहीं हम बड़ा कंपनी नहीं छोटे कंपनी के पास जाएंगे, वो चॉइस आपके हाथ से छीन ली गई है। और जैसा कि हमने बताया, ये हाल हमारी पॉलिटिकल स्पेस में भी है। एक बड़ा प्लेयर है जो बाकी प्लेयर्स को डरा धमका कर कमजोर कर रहा है, या फिर अनफेयर मींस यूज करके, माने ईसी, सीबीआई, स्टेट मशीनरी यूज करके ऐसे उन्हें अपने आप मिला रहा है, उनके ऊपर टेक ओवर कर ले रहा है, या तो उन्हें गेम से ही बाहर कर दे रहा है। छोटे प्लेयर्स हमारे देश में अब यहां भी बिखर रहे हैं। लास्ट में नुकसान यहां भी आम जनता का हो रहा है, क्योंकि भैया उसे तो यही मानना पड़ेगा कि अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, अब किसके पास जाएं। उसे ऐसा लग रहा है कि ये छोटे छोटे प्लेयर्स अपने आप खत्म हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, उन्हें खत्म किया जा रहा है और हमें कॉकरोच की तरफ फिर जिंदा रहना पड़ेगा विदाउट अ चॉइस। अब बात आपको यह समझनी होगी कि चाहे बात पूंजीपतियों की हो, चाहे बात पॉलिटिकल लीडर्स की हो, आम जनता के लिए चॉइस कम हो रहा है। और आज जो एयरपोर्ट में हुआ है, वो कल आपके और मेरे साथ दूसरे सेक्टर्स में और पॉलिटिक्स में भी होगा, जब हम चाहते हुए भी कहीं और नहीं जा पाएंगे।